नमस्ते प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका रामरूप शर्मा चैनल पर। और मैं हूं रामरूप शर्मा। और ये जो वीडियो है ये 10th क्लास के लिए है और स्पेशली उन बच्चों के लिए जो बोर्ड का एग्जाम देने जा रहे हैं। 15 फरवरी से आपके एग्जाम स्टार्ट हैं, जनवरी में आपके प्री बोर्ड हो जाएंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। इस वीडियो में मैं आपको साइंस के फिजिक्स का इलेक्ट्रिसिटी जो चैप्टर है उसका क्विक रिव्यू देता हूं और इस वीडियो को आप कभी भी देख सकते हैं और आपका पूरा का पूरा रिवीजन पूरे चैप्टर का हो जाएगा। तो इस वीडियो को पूरी देखिएगा और भले ही 2x पर देख लें, 1.5x पर देख लें और अपने दोस्तों को भी इसे जरूर शेयर करिएगा। पसंद आएगी पढ़ाई की चीज है तो फिर इसे शेयर जरूर करिएगा। सबसे पहले हम वर्ड पर जाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पर। तो इलेक्ट्रिसिटी जो वर्ड है वो ओरिजिनेट हुआ है इलेक्ट्रॉन से, है ना। इलेक्ट्रॉन से ओरिजिनेट हुआ है जिसे एम्बर भी कहते हैं। सबसे जो पहला वर्ड की डेफिनेशन के बाद में मैं स्टार्ट करूंगा आपका करंट से नहीं, चार्ज से स्टार्ट हम करेंगे यहां पर। तो किसी भी मैटर की जो फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है वो चार्ज होती है। बच्चों ये बात आपको पता होगी कि चार्ज ही है जिसकी वजह से हमारी ये सब चीजें चलती हैं। तो चार्ज इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एनी मैटर। इसके बाद में जो चार्ज हैं वो दो टाइप के होते हैं, आपको पता होगा। एक पॉजिटिव चार्ज होते हैं, एक नेगेटिव चार्ज होते हैं। जो सेम चार्ज होते हैं, सेम टाइप के चार्ज होते हैं, वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं और एज यूजुअल, और जो अपोजिट चार्ज होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। यहां पर कूलाम ने इन चार्ज के बीच में जो फोर्स लगता है उसका एक लॉ भी बनाया था जिसका नाम है कूलाम लॉ चार्जेस के ऊपर, और वो होता है F इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। सपोज Q1 और Q2 दो चार्ज हैं, एक दूसरे के से R डिस्टेंस पर रखे हुए, तो उनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो उन दोनों के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और साथ के साथ उनकी बीच की डिस्टेंस के, है ना, स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। आपको ग्रेविटेशन लॉ शायद याद आ गया होगा। तो ये कूलाम्ब लॉ है, यहीं से ये चैप्टर स्टार्ट होता है, ठीक है ना। अगली जो पॉइंट है बच्चों, जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है कि इलेक्ट्रिक जो चार्ज होते हैं वो एडिटिव होते हैं, इलेक्ट्रिक जो चार्ज होते हैं वो कंजर्व्ड होते हैं और इलेक्ट्रिक जो चार्ज होते हैं वो क्वांटाइज होते हैं। इन तीन वर्ड में से एक क्वेश्चन आपको एमसीक्यू के रूप में आ सकता है, ठीक है। अगली बात पर चलते हैं बच्चों। आपको पता होगा कि जो हमारे सबस्टेंस हैं, जो हमारा मैटर है, वो मेनली दो टाइप के होते हैं। एक वो होते हैं जिन्हें हम कंडक्टर कहते हैं और एक वो होते हैं जिन्हें हम कहते हैं इंसुलेटर। तो कंडक्टर जो इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर से कंडक्ट करने दें, कंडक्टर जो ना करने दें, उन्हें हम क्या कहते हैं, इंसुलेटर। मीन्स द सबस्टेंस विच कैन फ्लो, इन विच वी कैन फ्लो द चार्जेस और करंट कॉल्ड कंडक्टर, और नॉट फ्लो द चार्जेस और करंट, या रेसिस्ट करें या बहुत ज्यादा रेसिस्ट करें, देन दे आर कॉल्ड इंसुलेटर। अब इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन पर आ जाते हैं बच्चों। करंट का मतलब चार्ज से है और चार्ज ऑलवेज कुछ ना कुछ मूवमेंट करते रहते हैं और उसकी वेलोसिटी को हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। लेकिन उससे हमारा भला नहीं होता है, उससे हमारा कोई काम नहीं होता है। एक अमाउंट ऑफ चार्ज अगर फ्लो करें और एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो करें तो फिर हम उसका कोई यूज कर सकते हैं, और ये ही डेफिनेशन है इलेक्ट्रिक करंट की, ठीक है ना। तो ये है ऑर्डर्ड मोशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन थ्रू अ कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। या फिर इसको हम ये कह सकते हैं कि सपोज करिए एक कंडक्टर में से Q चार्ज फ्लो होते हैं और वो T सेकंड में फ्लो हो रहे हैं, तो जो करंट होगा वो I होगा और उसका फॉर्मूला हो जाएगा I इज इक्वल टू Q अपॉन T। इसको हम दूसरे फॉर्मूले में भी डिराइव कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके, Q इज इक्वल टू I इंटू टी। यानी कि अगर किसी कंडक्टर में कोई करंट फ्लो हो रहा है और वो करंट हमने कुछ सेकंड तक फ्लो कराया है तो हम ये बता सकते हैं कि उसके अंदर कितने चार्ज फ्लो हुए हैं, और फॉर्मूला हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, Q इज इक्वल टू IT। न्यूमेरिकल भी बच्चों इस पर आ सकता है। जो आपका करंट है
उसका जो एसआई यूनिट होता है वो एम्पियर होता है, ठीक है ना। और 1 एम्पियर जो है 1 कूलाम अपॉन 1 सेकेंड के इक्वल होता है। 1 एम्पियर का डेफिनेशन भी आपको आ सकता है। इसे आप याद करने की जरूरत नहीं है, आप इसे बना सकते हैं कि द करंट इज सेड टू बी 1 एम्पियर इफ 1 कूलाम चार्ज फ्लो इन 1 सेकेंड थ्रू आ कंडक्टर, ठीक है ना। करंट का जो छोटा यूनिट है मिली एम्पियर भी है, माइक्रो एम्पियर भी है, लेकिन 10th क्लास में आपको मिली एम्पियर तक आ सकता है। तो अगर आपको मिली एम्पियर में दिया हुआ है देन यू हैव टू डिवाइडेड बाई 1000, और अगर आपको मिली एम्पियर में बनाना है तो यू हैव टू मल्टीप्लाइड बाई 1000। सिंपल न्यूमेरिकल फिजिक्स में आते हैं बच्चों। इससे जो अगला कॉन्सेप्ट है बच्चों, मैं उसकी तरफ आपके लिए लेके चलते जाऊं। जो बहुत इंपॉर्टेंट नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो होता है चार्ज के फ्लो को डिटरमाइन करना, द डिटरमाइन ऑफ डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस। मीन्स कि अगर हम किसी पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से किसी पर्टिकुलर पॉइंट तक लाने में जो वर्क करना पड़ता है उसे हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। इन इंग्लिश द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू कैरी 1 यूनिट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पर्टिकुलर पॉइंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अगर हम इसी यूनिट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ लाएं तो दिस इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। इसे हम पीडी के नाम से सिंबॉलिक करते हैं। मीन्स अमाउंट ऑफ वर्क डन टू कैरी 1 यूनिट चार्ज फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इट इज डिनोटेड बाय V। मीन्स इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज फ्लो और मूव। मीन्स V इज इक्वल टू W अपॉन Q। आप इसी फॉर्मूले को W इज इक्वल टू V इंटू Q कह सकते हैं। इसका जो एसआई यूनिट होता है वो वोल्ट होता है, और यहां पर भी 1 वोल्ट की डेफिनेशन बच्चों हम अपने आप आराम से बना सकते हैं कि V इज इक्वल टू W अपॉन Q। मीन्स वोल्ट इज इक्वल टू जूल अपॉन कूलाम्ब। मीन्स 1 वोल्ट इक्वल टू 1 जूल अपॉन 1 कूलाम्ब। मीन्स अगर 1 कूलाम चार्ज को अगर हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में लाएं और हमने 1 जूल वर्क अगर करना पड़े तो उसका जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो 1 वोल्ट के इक्वल होता है। मीन्स V इक्वल टू W अपॉन Q और W इक्वल टू Q इंटू V। पोटेंशियल डिफरेंस का जो ऐसा यूनिट होता है वो वोल्ट होता है। बहुत छोटा सा न्यूमेरिकल इसके ऊपर आ सकता है। द कंटिन्यूअस कंडक्टिंग path between the terminal of the source of electricity or cell or a battery or an AC power is called electric current। ये इलेक्ट्रिक करंट की दूसरी डेफिनेशन आपके लिए हो जाएगी। तो ये डेफिनेशन भी आप जरूर याद रखिएगा। अब आपने देखा होगा कि इलेक्ट्रिक करंट और पोटेंशियल डिफरेंस तो एक दूसरे के इंटरडिपेंडेंट है, यानी कि इन दोनों में ज्यादा कोई डिफरेंस ही नहीं है। तो इस पर एक लॉ बना दिया गया जिसे ओम्स लॉ के नाम से जाना जाता है। और ओम्स लॉ है कि अगर किसी सर्किट में कोई पोटेंशियल डिफरेंस दिया जाए तो जो करंट प्रोड्यूस होगा वो पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मीन्स इन आ सर्किट द करंट प्रोड्यूस्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस। अगर पोटेंशियल डिफरेंस 6 वोल्ट है करंट 1 एम्पियर बनता है। अगर पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट हो जाएगा तो करंट 2 एम्पियर बन जाएगा। अगर पोटेंशियल डिफरेंस 3 वोल्ट हो जाएगा तो करंट 0.5 एम्पियर हो जाएगा। इसका ग्राफ V आ जाता है। तो V और I का जो ग्राफ है वो एक स्ट्रेट लाइन बनती है। यहां पर एक ही कंडीशन होती है कि सर्कल का जो टेम्परेचर, सर्किट का जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट होना चाहिए, या आप ब्रॉडली ये कह सकते हैं कि उसकी फिजिकल कंडीशंस जो है वो कांस्टेंट होनी चाहिए। उसमें टेम्परेचर भी आ जाता है, प्रेशर भी आ जाता है, बहुत सारी चीजें आती है, लेकिन आपको 10th क्लास में इस बात की ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो यहां पर से भी आपको न्यूमेरिकल आ सकता है बच्चों। अब उससे अगला जो पॉइंट है
ओम्स लॉ से ही जो हमने बनाया है, V प्रोपोर्शनल टू I मीन्स V इक्वल टू R इंटू आई। R यहां पर जो है वो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है ना, जिसे हम रेसिस्टेंस कहते हैं। और रेसिस्टेंस का मतलब होता है चार्ज के फ्लो में रुकावट, ठीक है ना। द वैल्यू ऑफ अ मटेरियल टू रेसिस्ट द फ्लो ऑफ चार्जेस इज कॉल्ड रेसिस्टेंस। तो यहां पर रेसिस्टेंस को हम V अपॉन I के फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं अगर हमारे पास में V और I अवेलेबल है तो। लेकिन अगर हम इंडिविजुअली रेसिस्टेंस को डिस्कस करें तो रेसिस्टेंस किसी भी कंडक्टर की एक एबिलिटी है ना, या फिर बुरा गुण है या अच्छा लक्षण है कि वो चार्ज को फ्लो होने को रोकता है, जिसका हम बहुत सारे एप्लीकेशन जिसके बेस पर करते हैं। इसके 3 फैक्टर होते हैं बच्चों। जो कंडक्टर है उसकी लेंथ जितनी ज्यादा होगी, जो रेसिस्टेंस है उतना ज्यादा होगा। मीन्स रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, और उसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है यानी कि उसकी जो मोटाई है, सपोज करिए सिलेंड्रिकल वायर आपका, तो उसका जो डायमीटर है वो जितना ज्यादा होगा रेसिस्टेंस उतना कम होगा। आपने देखा भी होगा अपने घर में जो अप्लायंसेस हैं जहां पर ज्यादा करंट जो अप्लायंसेस ड्रॉ करते हैं उनके लिए जो वायर है वो मोटा लगाया जाता है, यानी कि उसका क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा होता है ताकि उसका रेसिस्टेंस कम से कम रहे। साथ के साथ तीसरा जो फैक्टर है वो है नेचर ऑफ द वायर, यानी कि वायर की नेचर, यानी कि उसकी रेसिस्टिविटी कितनी है, और वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ऑब्वियसली अगर आप आयरन का वायर लेंगे तो उसकी रेसिस्टिविटी ज्यादा होगी, अगर आप कॉपर का वायर लेंगे तो उसकी रेसिस्टिविटी कम होगी, अगर आप गोल्ड का वायर लेंगे तो उसकी रेसिस्टिविटी कम होगी, ठीक है ना। इसी बेस पर जो कंडक्टर है वो अच्छे कंडक्टर या बुरे कंडक्टर या बेकार कंडक्टर बोले जाते हैं। अगले टॉपिक पर हम आ जाते हैं बच्चों कि जो रेसिस्टेंस है उनको हम एक दूसरे के साथ कंबाइन भी कर सकते हैं, और रेसिस्टेंस जो कंबाइन होते हैं वो 2 तरीके से होते हैं, एक सीरीज में और एक होते हैं पैरेलल। सीरीज में कॉम्बिनेशन का मतलब होता है कि अगर एक रेसिस्टेंस का हेड अगले वाले रेसिस्टेंस के टेल से जुड़ा हुआ है, उसका जो हेड है नेक्स्ट रेसिस्टेंस के टेल से जुड़ा हुआ है, तो इस तरीके के कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस इन सीरीज। यहां पर जो नेट रेसिस्टेंस है उसके अलजेब्रिक सम के इक्वल होता है। सपोज यू आर एडिंग 3 रेसिस्टर्स having resistance R1 ohm, R2 ohm and R3 ohm, then the net resistance of the circuit is R1 plus R2 plus R3। सीरीज में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है बच्चों हर एक रेसिस्टेंस का वो डिफरेंट होता है, यानी कि उसका नेट पोटेंशियल डिफरेंस अगर हम निकालें तो वो आपका होगा वो V1 प्लस V2 प्लस V3 के इक्वल होगा, और V इक्वल टू IR होता है क्योंकि करंट कांस्टेंट होता है, तो IR इज इक्वल टू IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। I अगर आप कॉमन ले लेते हैं, I से I कैंसल आउट हो जाता है, तो आपका एक फॉर्मूले का डेरिवेशन भी बन जाता है, R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। राइट, ध्यान रखिएगा कि अगर आपको कोई सर्किट बनाना है और उसे सीरीज में रखना है तो पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा उसकी जो हर एक जो आपका डिवाइस है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, इलेक्ट्रिकल डिवाइस, उसका जो पावर है वो सेम होना चाहिए, अदरवाइज वो वर्क नहीं करेगा। ठीक है, तो ये हुआ सीरीज में रेसिस्टेंस। पैरेलल में रेसिस्टेंस का मतलब है कि अगर रेसिस्टेंस के सभी का हेड एक पॉइंट से जुड़ा हुआ हो और सभी का टेल दूसरे पॉइंट से जुड़ा हुआ हो, है ना, तो इस तरीके के कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस इन पैरेलल। यहां पर जो नेट रेसिस्टेंस है वो 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 के इक्वल होता है अगर हमने R1, R2, R3 3 रेसिस्टेंस लिए हैं तो।
ठीक है ना। यहां पर जो करंट है वो वेरी करता है, यानी कि हर एक रेसिस्टेंस में करंट अलग अलग जाएगा, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है। आप देख रहे होंगे 1/R हम निकालते हैं, यानी कि रेसिस्टेंस बहुत कम आता है, इसलिए डोमेस्टिक जो सर्किट्स होते हैं वो ज्यादातर कहें क्या, ऑलमोस्ट कहें या मोस्टली कहें या ऑल कहें, उन्हें हम पसंद करते हैं, अच्छा रहता है कि हम उसे पैरेलल में रखें, ठीक है ना। तो ये हमारे रेसिस्टेंस हैं जिन्हें हम सीरीज और पैरेलल में ऐड कर सकते हैं। बहुत सिंपल सा न्यूमेरिकल आपको आ सकता है, 2 या 3 रेसिस्टेंस दिए होंगे, 1-2 पैरेलल में होंगे, 1-2 सीरीज में होंगे, तो उनका नेट रेसिस्टेंस आप निकाल सकते हैं, सर्किट का करंट आप निकाल सकते हैं, या फिर इंडिविजुअल रेसिस्टेंस का करंट भी निकाल सकते हैं, और इंडिविजुअल रेसिस्टेंस का पोटेंशियल डिफरेंस भी यहां पर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट और जो इंपॉर्टेंट जो आपके लिए लास्ट टॉपिक है वो है बच्चों एनर्जी। वैसे तो ये चैप्टर एनर्जी के कंसेप्ट में ही आता है। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू हीट, है ना। आपको पता होगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमारी किस में कन्वर्ट हो सकती है, हीट में, इसलिए हम इसे कहते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जो नेक्स्ट चैप्टर है इलेक्ट्रिकल एनर्जी का मैग्नेटिक इफेक्ट भी होता है, तो वो चैप्टर आपका अलग हो जाएगा। यहां पर जो है हम इसे जूल्स हीटिंग भी कहते हैं, क्योंकि जूल्स ने सबसे पहले इस बात को बताया था, इसलिए जूल्स लॉ भी कहते हैं, और उसका फॉर्मूला होता है H इज इक्वल टू I² RT। मीन्स अकॉर्डिंग टू द जूल्स लॉ, in a circuit the heat produced is directly proportional to the square of current, comma directly proportional to its resistance and directly proportional to the time, है ना। तो H इज इक्वल टू I² इंटू R इंटू 2T। बिकॉज आपको पता होगा कि हमें एक फॉर्मूला और भी पता है कि W इज इक्वल टू V इंटू Q होता है, और V जो होता है हमारा, Q जो होता है I इंटू T होता है। तो एक नया फॉर्मूला भी बनकर तैयार हो जाता है कि वर्क मतलब हीट एनर्जी इज इक्वल टू द V इंटू I इंटू T। अगर V को हम IR लिख लें तो I² RT बन जाएगा, और अगर हम इसे आर में कन्वर्ट करें तो V² T अपॉन R के इक्वल हो जाता है। यहां पर I की जो वैल्यू है हमने V अपॉन R रख दी है, ठीक है ना। यानी कि पावर ऑफ करंट जो होता है वो V इंटू I होता है, या फिर I² R होता है, या फिर V² अपॉन R के फॉर्म में भी हम इसे लिख सकते हैं। इसका जो कॉमर्शियल यूनिट है बच्चों वो होता है आपका किलोवाट आर, है ना। और 1 किलोवाट आर में 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल होते हैं। इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। तो ये क्वेश्चन भी आपको यहां से आ सकता है। उसके बाद में है पावर, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट पर जो वर्क हुआ है पर यूनिट टाइम पर, उसे पावर कहते हैं। इसलिए फॉर्मूला आपका बन जाएगा P इक्वल टू V इंटू T। तो ये था हमारा टोटल चैप्टर का एक रिव्यू, एक छोटा सा रिव्यू। अगर आपका कोई डाउट है तो आप कॉल कर सकते हैं मुझे 7982985558 पर, या फिर कोई यूनिट आप पढ़ना चाहते हैं ऑनलाइन या ऑफलाइन तो यू आर मोस्ट वेलकम। माय नंबर इज 7982985558। आप इस वीडियो को दूसरे बच्चों को भी जरूर भेजिएगा। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट।